हेलो एस्पायरेंट्स, चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। डीएनए, ठीक है। फर्स्ट न्यूज आज की क्या है? रिसेंट में वर्ल्ड का सबसे, आउटसाइड इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू रिसेंट में स्टैब्लिश की गई है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की। आउटसाइड इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। ये जो स्टैच्यू है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का, ये स्टैब्लिश किया गया है, इसको इंस्टॉल किया गया है यूएसए में। वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले अगर यूएसए में स्टैब्लिश किया गया है तो मैं यूएसए के बारे में सबसे पहले कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेता हूं। यूएसए का जैसे कि आपको पता होगा अभी प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। याद रखिएगा ये 46th प्रेसिडेंट है यूएसए के। 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है? जो बाइडेन। यूएसए का कैपिटल जैसे कि आप लोग जानते हैं वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी। 2010 में यवतमाड़ पुलिस भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉशिंगटन डीसी में, डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सब लोग लिख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कोलंबिया के साथ बहुत बड़ा नाता है। अभी हम न्यूज देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, उसमें अभी यहां पर आ गया यूएसए। यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज इस साल की जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूएसए 2024 अभी आने वाला है। 26 ऑफ जैन हर साल हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट 2024 में हमारे जो बाइडेन होने वाले हैं। कौन होने वाले हैं? जो बाइडेन। 2023 का रिपब्लिक डे में इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया था इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, और 2024 में किसे बुलाया जाएगा? जो बाइडेन को। चलिए अभी हम देख लेते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में, जो कि रिसेंट में उनकी सबसे बड़ी स्टैच्यू इंस्टॉल की गई है यूएसए में। कितने फीट की है? 19 फीट की। हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि उस स्टैच्यू का नाम क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो स्टैच्यू इंस्टॉल की गई है उस स्टैच्यू का नाम है स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस। रिसेंट में स्टैच्यू ऑफ पीस इंडिया में भी एक जगह इंस्टॉल किया गया था। कोई मुझे बताएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ये सेम नाम से जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टैच्यू इंस्टॉल किया गया था जिसका नाम सेम था, स्टैच्यू ऑफ पीस। मैं बताना चाहूंगा ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है, इसे, इसका जो आर्किटेक्ट है वो है राम सुतार। सब लोग लिखते हुए चलेंगे, राम सुतार। ये एक इंडियन है। राम सुतार ये वही बंदा है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी पूरे वर्ल्ड का अभी सबसे लार्जेस्ट, सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू अगर पूछा जाए पूरे वर्ल्ड का, सब लोग लिखेंगे, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू जो है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसको राम सुतार, यही आदमी ने बनाए थे। यही वो पर्सन है जिसने ये सेम स्टैच्यू बनाया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर इंस्टॉल की गई है? गुजरात के केवड़िया में। गुजरात के केवड़िया में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इंस्टॉल किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी स्टैच्यू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे स्टैच्यू ऑफ पीस जो कि यूएसए में इंस्टॉल किया गया, ये किसका है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अभी ये बात कर रहे थे हम स्टैच्यू की। अभी रिसेंट में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक साल के अंदर की ही न्यूज है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्टैब्लिश किया गया था। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, सब लोग अभी स्टैच्यू के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को रिसेंट में इंस्टॉल किया गया था महाराष्ट्र के लातूर जिले में। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में अभी हम जान लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहां हुआ था? मोह गांव में। ये कहां आता है? मध्य प्रदेश। लेकिन रिसेंटली मैं एक एग्जाम में प्रश्न देखा था। आपको पता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का मैं बहुत सी बुक पढ़ा हूं, वहां पर हमेशा ना लिखा हुआ रहता है कि मोह गांव में हुआ है। मोह गांव में हुआ है उनका जन्म। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया था एमपी के किस जिले में उनका जन्म हुआ है, और आंसर था इंदौर। तो सब ये याद रखेंगे। मोह गांव कहां आता है? इंदौर में। इस साल हमने इंदौर के बारे में एक न्यूज पढ़ी थी। ये इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। अभी हमारा एक नया रिपोर्ट आया था, तो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट, सबसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड दिया गया था वो इंदौर को दिया गया था।
सबसे स्वच्छ राज्य का जो अवार्ड मिला था वो मध्य प्रदेश को ही मिला था। यानी क्लीनेस्ट सिटी की बात की जाए तो इंदौर, अगर क्लीनेस्ट स्टेट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, अगर क्लीनेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो कोई मुझे बताएगा? चंडीगढ़। चलिए ये हमने भी चीज थोड़ी सी रिकॉल कर ली। इस साल हमने जो न्यूज देखा था पुराना, अंबेडकर जी के बारे में कुछ और तथ्य मैं बताना चाहूंगा। जन्म हुआ था 1891 को, उनकी डेथ हुई थी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 6 दिसंबर 1956। सब लोग याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की डेथ हो गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पप्पा का जो नाम था वो था राम जी अंबेडकर। मैं बताना चाहूंगा वो उन्होंने अपने लाइफ में सर्व किया था आर्मी के लिए, उनकी पोस्ट थी सूबेदार। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत के पहले व्यक्ति थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री ली थी इकोनॉमिक्स में फ्रॉम द, मैंने बोला था कोलंबिया से उनका नाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। सब लोग लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। यहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी, किसमें? पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये उन्होंने डिग्री ली थी 1927 में। अब मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का 1927 से भी रिलेशन बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट जो परफॉर्म किया था, यहां पर किसी को पता है? चावदर लेक मूवमेंट सुना है? नहीं सुना है? चावदार, वही एक याद रखिएगा। यहां पर उनके लाइफ का सबसे फेमस मूवमेंट था ये लेक का। उन्होंने 1927 में ही ये मूवमेंट परफॉर्म किया था। याद रखिएगा क्या किया गया था उस जमाने में। बहुत बार ऐसा होता था कि लोगों को इनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता था। बहुत सारे लोग वहां पर जो अपर कास्ट के लोग थे यहां से पानी पीते थे, लोअर कास्ट के जो लोग थे उन्हें यहां से पानी पीना मना था। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पता लगा, उन्होंने बोला अब बहुत हो चुका है, अब हमें एक नया स्टेप लेना होगा, हमें भी वहां पानी पीने का, हम कोई अलग नहीं है। अनटचेबिलिटी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइट पर थी। तो उन्होंने क्या किया, 10,000 लोगों को इकट्ठा किया और वो इस लेक की तरफ बढ़े और बोले पानी पियो। और वहां पर सक्सेसफुली उसके बाद यहां पर उसके बाद किसी इंसान को रोका नहीं गया। तो याद रखिएगा ये जो उनका मूवमेंट था 1927 का था। एक और मूवमेंट, जैसे ही ये मूवमेंट उनका सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने एक और मूवमेंट इसी साल परफॉर्म किया था, वो था टेंपल एंट्री मूवमेंट। सब लोग लिख लेंगे, टेंपल एंट्री मूवमेंट। वो भी सक्सेसफुली उन्होंने परफॉर्म किया 1927 में ही। अब मैं बताना चाहूंगा उनको मंदिर के अंदर आने की भी अनुमति नहीं थी। उन्होंने बोला अब बहुत ज्यादा हो चुका है। यहां पे भी उन्होंने एक परफॉर्म किया मूवमेंट जिसका नाम था टेंपल एंट्री मूवमेंट। इनके लाइफ का एक और सबसे बड़ा काला राम टेंपल, कोई नाम सुना है? काला राम टेंपल मूवमेंट, ये भी उनके लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट है जो कि 1930 में परफॉर्म किया गया था नासिक के अंदर। अभी इसे नासिक कहा जाता है। नासिक के अंदर उन्होंने एक परफॉर्म किया था एक और मूवमेंट जिसका नाम था काला राम टेंपल। कब परफॉर्म किया गया था? 1930 में। याद रखिएगा उनके जीवन का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है 1924 का। बहुत ही अच्छा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का कोई मुझे यहां निकनेम बताएगा? क्या कहा जाता है इन्हें? मॉडर्न मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न मनु। इन्हें मॉडर्न मनु कहा जाता है फॉर अ रीजन। 1927 में, मैंने जैसे कि बताया है उनके लाइफ में 1927 ये ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1927 में ही उनको यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री मिली थी। 1927 में ही उन्होंने वो चावदार लेक का मूवमेंट किया था। 1927 में ही इन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट किया था और 1927 में ही उन्होंने मनु स्मृति को जलाया था। सब जानते हैं? इन्हें उन्होंने जला दिया था। अब उनका कहना था कि इंडिया में जो ये कास्ट सिस्टम है ये कोडिफाई करता है मनुस्मृति। उसके बाद उन्होंने इसको जला दिया था। इसी के बाद उनका निक नेम पड़ गया था मॉडर्न मनु। मॉडर्न मनु के अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का दूसरा निकनेम भी है, आपको पता ही होगा। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पॉलिटी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिटी में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिसेंट में
एनडीए की एग्जाम आई थिंक ये 2021 की थी और 19 की थी, मुझे नहीं पता, बट एनडीए ने एक क्वेश्चन पूछा था कि नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? उसका आंसर है डीपीएसपी। डीपीएसपी जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, इसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने नोवेल फीचर कहा है। यह आपके एनडीए का क्वेश्चन है, नोवेल फीचर, याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम एनडीए या सीडीएस में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा है? आर्टिकल 32। चलिए, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हो गया, लेकिन याद रखिएगा थर्ड एक और चीज बता रहा हूं, आर्टिकल 32 कहता है राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आपको अलाउ करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में किसी का भी केस लेके जा सकते हैं। इट्स योर फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वहां पर लिखा गया। अभी चलिए एक और तथ्य के बारे में जान लेते हैं। रिसेंट की एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के अनुसार संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्ट है वो कौन सी है? आंसर था कैग। आंसर क्या था? कैग। कैग का आर्टिकल मैं बताना चाहूंगा 148 से लेके डील करता है 151 तक। ये कैग आर्टिकल यहां से लेके यहां तक डील करते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में इतना बहुत होगा, लेकिन फिर भी एक और चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी को 29 अगस्त 1947 में यहां पर उनको ना अपॉइंट किया गया था। यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। आप उसे याद रख सकते हो, एमएमएस नाग। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? खुद डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं इनको छोड़कर अन्य 6 सदस्य थे, जिसका हमने शॉर्टकट क्या लिखा है? एमएमएस नाग। यहां पर एम का मतलब होता है मीटर, दूसरे एम का मतलब है मुंशी, तीसरा यहां पर एस का मतलब है सादुल्ला, यहां पर एन का मतलब है एन गोपाला स्वामी, यहां पर ए का मतलब है अयंगर, और यहां पर के का मतलब है खैतान। चलिए अब मैं बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी आज की, इसलिए हम इसको इतना ज्यादा विस्तार में पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा ये 7 मेंबर्स किसके हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था? हमारे भारतीय संविधान का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट, एक ढांचा तैयार किया था। उसमें यह बताया गया था कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसी के बाद हमारा संविधान बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे। टोटल 7 मेंबर्स थे। अपॉइंट 29 अगस्त 1947 को किया गया था। मैंने हमेशा कहा है आपको डेट्स और ना ईयर्स के साथ खेलते आना चाहिए। 29 अगस्त को हर साल इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये सब लोग लिख लेंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 6 अप्रैल। मैंने मेरे ख्याल से मोर देन इनफ आपको डेटा बता दिया है। एक आखिरी क्वेश्चन जो मुझे लगता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य टोटल थे, टोटल 7 मेंबर कमेटी थी। पूछा गया था कि एक कृष्णामाचारी नाम का व्यक्ति आया था। कौन आया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उन 7 सदस्यों में एक मेंबर की डेथ हो गई, तो उस मेंबर की डेथ होने के बाद ये कृष्णामाचारी ने किस मेंबर को रिप्लेस किया था? आंसर था खैतान। के से खैतान, के से कृष्णामाचारी। तो कृष्णामाचारी ने बाद में ये खैतान जी को रिप्लेस किया था और टोटल 7 ही मेंबर थे, 8 मेंबर नहीं थे। तो आपको ये खैतान को स्टार करके रखना चाहिए। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और आखिरी एक और चीज मैं बताना भूल गया, एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सबका हो गया, यहां पर मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उनके न्यूज़पेपर, जिसके थ्रू वो अपना मैसेज स्प्रेड किया करते थे। एक उनका न्यूज़पेपर था जो कि मूक नायक नाम से, क्या नाम था? मूक नायक। ये उन्होंने रिलीज किया था 1920 में। सब लोग लिख लेंगे कि ये मूक नायक न्यूज़पेपर उन्होंने रिलीज किया था 1920 में। एक और उन्होंने न्यूज़पेपर रिलीज किया था समता नाम से।
समता 1928 में, और उनका थर्ड एक और न्यूज़पेपर था जनता नाम से। चलिए सब लोग लिखेंगे, समता, जनता और मूक नायक, उनके 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जो आपको डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के लिए याद रखना है वो ये है कि उनके लाइफ की उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था वेटिंग फॉर अ वीजा। सब लोग अच्छे से लिख लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज अभी हम देख लेते हैं। उनकी बुक का नाम था वेटिंग फॉर अ वीजा। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी की बुक का नाम है, जिसको उन्होंने केवल 20 पेजेस में ही लिख दिया। उनकी लाइफ 20 पेज में खत्म हो गई। उन्होंने कहा मेरे लाइफ में ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। उन्होंने 20, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है अब तक की, जिस इंसान ने अपना केवल 20 पेज में पूरा का पूरा जीवन लिख के खत्म कर दिया। चलिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। सब लोगों ने इंडियन फ्लैग को देखा है। इंडियन फ्लैग में पहले बीच में चरखा हुआ करता था, अभी क्या है? ये था आपके लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो अशोक चक्र आप फ्लैग में देखते हैं आज के टाइम, अशोक चक्र उसमें होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने। ये रिसेंटली एनपीपीएससी की एग्जाम का क्वेश्चन था। हो सकता है, मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने हमेशा बताया है, कई बार इस एग्जाम का क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में डाल दिया जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से डील करते आना चाहिए। तो आपको अगली बार अगर कोई पूछे कि आप फ्लैग के बारे में कोई एक फैक्ट्स बता दीजिए जो आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता होगा, तो मुझे लगता है ये बहुत कम लोग जानते होंगे जिनको ये जिसके बारे में जानकारी होगी कि बीच में जो अशोक चक्र है वो किसने लाया? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के एफर्ट्स के कारण वो बीच में हमको आज अशोक चक्र देखने को मिलता है, जिसमें टोटल कितने 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। और फ्लैग की बात कर रहे थे तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आपको पता होगा। फ्लैग इंडिया का किसने बनाया था? बेंगाली वेंकैया, बेंगाली वेंकैया। ठीक है, इन्होंने इंडियन फ्लैग को डिजाइन किया था। चलिए अब आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। आज की सेकंड न्यूज, एस जयशंकर ने रिसेंट में एक और स्टैच्यू को इंस्टॉल किया है, स्टैच्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, स्टैच्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। यहां पर ये जो उनकी स्टैच्यू है इसको एस्टेब्लिश किया गया है, इंस्टॉल किया गया है वियतनाम में। अब इनॉग्यूरेट किसने किया है? एस जयशंकर ने। एस जयशंकर कौन है? फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, ये इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है। वियतनाम में 4 दिन के विजिट के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने एक स्टैच्यू इंस्टॉल किया था जो था रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये फर्स्ट इंडियन थे, पहले भारतीय थे जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। किस क्षेत्र में? लिटरेचर में। उनकी बुक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि बुक के लिए उनको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। हमने नोबेल प्राइज बहुत बार डिस्कस किया है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 में। फर्स्ट हमने कल एक और न्यूज देखा था कि वर्ल्ड का फर्स्ट पर्सन जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वो थे हेनरी ड्यूनेंट। कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट। रविंद्रनाथ टैगोर इनडायरेक्टली 2 बार अब तक न्यूज में आ चुके हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। हमने थोड़े दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी, इंडिया में अभी टोटल यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कितने? 42। अभी रिसेंट में एक यूनेस्को हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया था, वैसे तो 2 इंक्लूड किए गए, 40 से सीधा 42 है। एक तो टेंपल था कर्नाटका का, कोई बताएगा? रामप्पा पहले हो चुका था कर्नाटका का, होयसाला टेंपल। ये देखिए सब लोग ध्यान रखेंगे, ये इंडिया का होयसाला टेंपल, ये रिसेंट में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। और एक और भवन था शांति निकेतन, याद रखिएगा ये सब लोग आपको, शांति निकेतन, ये इंडिया का 42nd यूनेस्को हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा सब लोग। शांति निकेतन
41 और 42 कौन सा है? अच्छा, होयसाला। इंडिया में रिसेंट में याद रखिएगा 2 नए यूनेस्को हेरिटेज साइट इंक्लूड किए गए हैं। एक है शांति निकेतन, मैं अभी ऐसे ही आपको बता रहा था, चलिए ठीक है ये कर लेते हैं, एक काम करते हैं, यहां पर शांति निकेतन हो सकता है, मैं चेक कर लूंगा वैसे तो बाद में, अभी फिलहाल 41 आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट है और 42 कौन सा है? होयसाला। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये शांति निकेतन का डायरेक्ट रिलेशन है रविंद्रनाथ टैगोर से। शांति निकेतन के फाउंडर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। मैं वही बता रहा हूं, इस बार आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कि इस साल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, कि रविंद्रनाथ टैगोर की हमने बुक भी डिस्कस कर ली। तो आपको वैसे भी बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मैं एक और चीज बताता हूं, एक बुक रविंद्रनाथ टैगोर की जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है वो है पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस। ये सबसे कॉमन बुक है जो रविंद्रनाथ टैगोर की एसएससी में पूछी जाती है, सबसे कॉमन बुक है द पोस्ट ऑफिस। एक और चीज बताना चाहूंगा, द पोस्ट मास्टर नाम से भी उन्होंने एक बुक लिखी है, द पोस्ट मास्टर। इनकी एक और बुक है गोरा नाम से, इनकी एक और बुक है चित्रंगदा नाम से, इनकी एक और बुक है फायर फ्लाइज, इनकी एक और बुक है स्ट्रे बर्ड्स। वैसे तो इनकी और भी बहुत सारी बुक्स है बट आप इतना लिख सकते हो। अच्छा, सबको यहाँ बॉयज लोगों को स्पेशली एक मूवी का नाम पता होगा, होम कमिंग स्पाइडरमैन। इनकी एक और बुक है द होम कमिंग, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए इतना मोर देन इनफ होगा। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर का असली सरनेम ठाकुर था, अंग्रेजों को ठाकुर बोलना नहीं आता था, उन्होंने ठाकुर को टैगोर कर दिया, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, वियतनाम का करेंसी होगा आपके लिए डोंग और वियतनाम का कैपिटल आपके लिए हो जाएगा हनोई। अभी हम वियतनाम को डिस्कस कर रहे थे इसलिए बता रहा हूं मैं, यहां पर वियतनाम का फिर से बता देता हूं, यहां पर कैपिटल क्या हो जाएगा? हनोई, और करेंसी हो जाएगा डोंग। मैं बताना चाहूंगा एक एग्जाम में ये डोंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, पता है क्या क्वेश्चन पूछा था? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन में आंसर बता रहा हूं, इंडिया का फर्स्ट विलेज जहां पर सन रेज होता है, ये आंसर सेम होगा डोंग। अरुणाचल प्रदेश का एक विलेज है जहां पर सूर्य की पहली किरणें डोंग विलेज में ही आती है, और भारत का पहला राज्य जहां पर सूरज उगता है वो भी अरुणाचल प्रदेश ही है, द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको 2 चीजें मैंने बता दी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज की थर्ड न्यूज है न्यूजीलैंड का। हमने थोड़े दिन पहले एक चीज पढ़ी थी कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है? क्रिस हिपकिंस। चेंज हो चुके हैं, चलो ठीक है, सब लोग लिखेंगे। अभी न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, ये न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और इनका जो रैंक है ये 42nd प्राइम मिनिस्टर है। कहां के? न्यूजीलैंड के। मैंने हमेशा आपने नोटिस किया होगा नंबर्स के साथ बहुत खेलता हूं, इसका कारण है हर बार मैं आपको डिजिट्स, नंबर्स, ईयर्स, डेट्स, ये सारी चीजों में मेंशन करवाता हूं। क्या होता है, कई बार आपकी एग्जाम में ऐसी ही चीजें होती है जो आपके क्वेश्चंस को छुड़वा देती है। कोई एक ना एक फैक्ट आपके मल्टी लाइनर में दे दिया जाता है, उसके कारण आपका पूरा क्वेश्चन छूट जाता है। तो मेरा मोटिव ही यही होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट्स दूं ताकि अगर वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करे तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। फिलहाल अभी हम न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के हमने रिसेंट में गैब्रियल साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। गैब्रियल साइक्लोन, रिसेंट में न्यूजीलैंड में ये साइक्लोन ने हिट किया था और न्यूजीलैंड में इसके कारण इमरजेंसी लगा दी गई थी। याद रखिएगा, हमने एक और चीज देखा था, इसका पड़ोसी देश जो कि ऑस्ट्रेलिया है, उनके भी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट रिसेंट में ही किए गए थे, एंथनी। यहां के ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मिस्टर एंथनी, ठीक है। एक और चीज हमने रिसेंट में देखी थी, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इसके अलावा हमने नेपाल के रिसेंट में ही अभी की न्यूज थी, 3-4-6 महीने पहले की न्यूज है, नए राष्ट्रपति मिस्टर राम, ठीक है। तो ये कुछ आपका इससे रिलेटेड सारी चीज हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। रिसेंट में
नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नागालैंड का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज अभी स्टैब्लिश किया गया है, उसको स्टैब्लिश किया है मनसुख मांडविया ने। मनसुख मांडविया ये इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं। मनसुख मांडविया ने नागालैंड का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया है। चलिए नागालैंड के बारे में कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। नागालैंड स्टैब्लिश हुआ था 1 दिसंबर 1963 में, और याद रखिएगा फिर से मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फैक्ट बताना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट एक्ट से ये भारतीय का पार्ट बना, इंडियन स्टेट बना। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 जिसे यहां पर बनाया गया था 1 दिसंबर 1963 में। नागालैंड अपना जो बॉर्डर है वो 3 स्टेट के साथ शेयर करता है, 3 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आप याद रख सकते हो, ये एक है मणिपुर, एक है आंध्र प्रदेश और एक है अरुणाचल प्रदेश। ऐसे टोटल 3 स्टेट है जिसके साथ नागालैंड अपना बॉर्डर शेयर करता है। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज आज की क्या है। अच्छा हाँ, नागालैंड का नागालैंड का स्टेट फ्लावर, सब लोग लिख लीजिए, नागालैंड का स्टेट फ्लावर रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन। अच्छा एक और चीज, ये आपने देखा है, ये सबसे कॉमन फ्लावर है जो हर किसी ने देखा होगा। आपकी घर के हर गलियों में ये पूजा, सुबह हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो रेड कलर का एक फ्लावर होता है जिसके अंदर से, हाँ बेटा, उसी को रोडोडेंड्रन भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, फिलहाल ये है यहां पर स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड। हो सकता है आपके एग्जाम में स्टेट ट्री भी पूछ लिया जाए। स्टेट ट्री, इसे कहा जाता है एल्डर। स्टेट ट्री क्या हो जाएगा? एल्डर। चलिए काम करते हैं, त्रिपुरा में अभी रिसेंट में एक और चीज, त्रिपुरा की एक न्यूज थी, ठीक है, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। मैं बताना चाहूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है ये जीएसटी भवन। रिसेंटली जीएसटी, हमने अभी थोड़े दिन पहले जीएसटी की 52nd काउंसिल जो कि दिल्ली में रखी गई थी, तो जीएसटी के बारे में उस समय जाना था। फॉर एग्जांपल जीएसटी अप्लाई करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला भारत दुनिया का 161वां देश था। फर्स्ट टाइम जीएसटी 1954 फ्रांस में वो इंप्लीमेंट किया गया था। जीएसटी में टोटल 15 नंबर्स होते हैं। जीएसटी को टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जीएसटी टोटल 4 स्लैब्स में है। ये चीज सबको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता होगा। 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी के बारे में हमने बहुत ज्यादा चीज डिस्कस की थी। आज आपको एक नई चीज पता चलेगा कि जीएसटी भवन रिसेंट में किस इंडियन स्टेट में इंप्लीमेंट किया गया है या अप्लाई किया गया है या अभी रिसेंट में बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, त्रिपुरा। चलिए अब आज की हम नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं जो कि है क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। एलिस्टर कुक, हो सकता है एकदम सिंपल क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एलिस्टर कुक किस टीम के लिए खेलते थे? इंग्लैंड के लिए खेलते थे 2000। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एलिस्टर कुक अभी कहां, ना आईपीएल खेल रहा है ना कुछ खेल रहा है, फिर अभी ये न्यूज में क्यों चल रहा है? हालांकि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2018 में ही इन्होंने क्या कर लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। बट बहुत सारे फॉर्मेट हैं क्रिकेट के, वो तो इंटरनेशनल मैचेस से लिया था। उन्होंने रिसेंट में अभी क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। सारे फॉर्मेट मतलब क्या, अब ये डोमेस्टिक भी नहीं खेलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे उनका, आप लोग इंग्लैंड में जाएंगे बहुत सारी लीग्स होती है, अब वो लीग तक नहीं खेलेंगे, आईपीएल तक नहीं खेलेंगे, किसी भी तरीके की लीग भी अब ये नहीं खेलेंगे। तो हो सकता है आपको इस बार सिंपल क्वेश्चन मिल जाए कि एलिस्टर कुक रिसेंट में संन्यास लिए तो वो किस टीम के लिए खेलते थे? रिसेंट में शेन वॉर्न की भी डेथ हुई थी, तो शेन वॉर्न किस टीम के लिए खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। मैं बताना चाहूंगा शेन वॉर्न की बुक का नाम नो स्पिन, सब लोग लिख लेंगे। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बुक्स के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए। तो शेन वॉर्न की जो बुक का नाम था ऑटोबायोग्राफी, उनका बुक का नाम था नो स्पिन। शेन वॉर्न खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। थोड़ा बहुत आज क्रिकेट का बैकग्राउंड फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। क्रिकेट के ऊपर एनडीए में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार इस बार भी आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिला। देखिए मैं बताना चाहूंगा, क्रिकेट एस्टेब्लिश हुआ था 1877 में। उस दिन तारीख थी 15 मार्च।
मैच पहला खेला गया था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। एक और चीज आज मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा जो हर बार डिस्कस नहीं करता हूं। 1877 में क्रिकेट तो चालू हुआ, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ यहां पर आपकी एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट क्रिकेट नहीं होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेनिस। टेनिस में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उन 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। विंबलडन मैं बताना चाहूंगा, विंबलडन की शुरुआत हुई थी 1877 से। तो ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये पता ही होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ये आप लोग नोट कर ले, स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। तो विंबलडन की शुरुआत 1877 में की गई थी। उसी वक्त क्रिकेट की भी स्थापना की गई थी। क्रिकेट की हमने बहुत दिन से एक चीज नहीं देखी। अभी क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप। मैं बताना चाहूंगा वर्ल्ड कप होस्ट कौन करता है? आईसीसी। तो चलिए आज आईसीसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। आईसीसी की स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1909। आईसीसी स्टैब्लिश हुआ था 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है। और आईसीसी का अभी जो प्रेसिडेंट है वो है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले। चलिए, बार्कले से मुझे एक और फैक्ट याद आया जो कि चलिए ठीक है, कहां था मैं? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले कौन है? आईसीसी के प्रेसिडेंट। चलिए, बार्कले। और याद रखिएगा वर्ल्ड का फर्स्ट एटीएम, आप एटीएम सब लोग यूज करते हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट बैंक जिन्होंने एटीएम इशू की थी उसका नाम था बार्कलेस बैंक। सब लोग लिख लेंगे, ठीक है। आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम अभी थोड़ा जल्दी चलेंगे, ऑलरेडी आई थिंक आधा घंटा हो चुका है, ठीक है। टाइम का पता ही नहीं चला। चलिए, आज का इंटरनेशनल डिजास्टर, चलिए सब लोग लिखेंगे, इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे। चलिए, ये हर साल मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, ठीक है। हर साल 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे मनाया जाता है। जल्दी से मैं इन अ क्विक सक्सेशन मैं थोड़ा सा आज के बारे में रिकॉल करना चाहूंगा जो हमने डेज देख ली है। हमने 5 अक्टूबर को देखा है डॉल्फिन डे, हमने 7 अक्टूबर को देखा है कॉटन डे, हमने 9 अक्टूबर को देखा है 9 अक्टूबर को हमने देखा था वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को देखा था हमने नेशनल पोस्ट डे। 11 अक्टूबर को देखा था हमने इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। हमने 24 जैन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। 17 अक्टूबर को एक और चीज मनाई जाती है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे, जो कि हमने कल देखा था। चलिए, अब आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। एम्बेसडर ऑफ लॉरियस ब्रांड। लॉरियस ब्रांड का रिसेंट में एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के लिए हमने बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन पहले ही करा जा चुका है कि 2016 से वो इंडियन मिलिट्री को सर्व कर रहे हैं एज अ सूबेदार, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पप्पा भी सूबेदार थे। नीरज चोपड़ा भी एज अ सूबेदार सर्व कर रहे हैं इंडियन मिलिट्री को। 2016 से ही उन्होंने इंटरनेशनल जर्नी की अपना स्टार्ट किया। 1997 को 24 दिसंबर को हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपना पहला गोल्ड 2016 को ही जीता। नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने एक और फैक्ट बताया था कि नीरज चोपड़ा को 2018 में, जिनको नहीं याद है वो रिकॉल कर लेंगे, 2018 में एक अवार्ड दिया गया था, अर्जुना अवार्ड। उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, उनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है। स्पोर्ट्स की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, जो कि उनको दिया जा चुका है। उनको वीएसएम और पीबीएसएम दोनों मिल चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। और एक और चीज, चलो और चीजें देख लेते हैं। स्टार स्पोर्ट्स, सबको पता होगा स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर अभी ऋषभ पंत है। चलो लिख लेंगे सब लोग, स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। नोकिया के अलावा आलिया भट्ट गुच्ची की भी ब्रांड एम्बेसडर है, गुच्ची, ठीक है। इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट ही है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंट में अमिताभ बच्चन अभी चल रहे हैं। इसके अलावा नेशनल आइकन ऑफ
इलेक्शन कमीशन, नेशनल आइकन। चलिए काम करते हैं, नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन, यहां पर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ये याद रखेंगे, इस बार अभी रिसेंट में इंडिया के 5 राज्यों में इलेक्शंस चल रहे हैं, हो सकता है ये एक हिडन न्यूज आपके लिए हो, तो याद रखिएगा नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। रिसेंट में 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में याद रखिएगा, नेशनल फिल्म अवार्ड की स्थापना की गई थी 1954 में। 1954 में ही भारत रत्न भी स्टैब्लिश किया गया था, पद्मा विभूषण भी स्टैब्लिश किया गया था, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ऐसे कुल मिला के 4 से 5 अवार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो 1954 को स्टैब्लिश किए गए। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, ये अकेली एक्ट्रेस नहीं है बॉलीवुड की जिनको इस साल का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा मिमी मूवी सबको पता है? कौन थे उसकी एक्ट्रेस? प्रीति सनन। तो याद रखिएगा, दोनों को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, कृति सनन को मिमी के लिए और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। अभी एक और चीज याद रखिएगा, इंडिया के फर्स्ट एक्टर जिन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था वो थे उत्तम कुमार। ये इंडिया के फर्स्ट एक्टर थे, उत्तम कुमार। ऐसे इंडिया के फर्स्ट से बहुत बार डिफेंस की एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो नेवी एसएसआर हो, अदर एग्जाम्स भी हो, उनमें फर्स्ट वाली न्यूज बहुत आती है, तो याद रखिएगा। और इंडिया की फर्स्ट एक्ट्रेस नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त, संजय दत्त की मम्मा। इन्हें, ये बॉलीवुड की फर्स्ट एक्ट्रेस है जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। रिसेंट में बेस्ट एक्ट्रेस हमने देख लिया, बेस्ट एक्टर हमने देख लिया। अच्छा, बेस्ट एक्टर इस साल का बताने का हो गया? अच्छा, नहीं बताया मैंने अभी तक। सूर्या, वो कौन था? आई थिंक सूर्या दी सोल्जर के एक्टर बिल्कुल नहीं मिला उन्हें। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे को देखने दीजिए। अच्छा, बेस्ट फीचर फिल्म इस साल का मिला है रॉकेटरी। बेस्ट फीचर फिल्म यहां पर किसे दिया गया है? रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, द नंबी इफेक्ट। और अब मैं बेस्ट एक्टर, एक काम करता हूं, बेस्ट एक्टर का इस साल का आई थिंक सूर्या कोई एक्टर है ना? अच्छा नहीं, अल्लू अर्जुन को ही इस बार मिला है फॉर उसकी कौन सी झुकेगा नहीं इस साल, पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को इस साल का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना न्यूज मोर देन इनफ होगा आपके लिए। आज की न्यूज यहीं पर आज की क्लास खत्म करते हैं। कंटेंट तैयार करने में बहुत ज्यादा हमें मेहनत लगती है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।